नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामोजन फाउंडेशन का वेब संवाद कार्यक्रम पब्लिक मेल और आज का हमारा विषय है नवाचारी। बालाघाट नक्सली दहशत से बाहर निकलकर जहां सत्ता की गलियों में युवा अपना पैर समावेशीकरण के साथ बढ़ा रहे हैं, वहीं शिक्षा के माध्यम से देश दुनिया में भी बालाघाट का मान बढ़ा रहे हैं। बालाघाट ऐसा जिला है जहां के युवक युवतियां बड़ी संख्या में पूरे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि क्षेत्र में नवाचारी कार्य कर अपना डंका बजा रही हैं। खासकर बालाघाट की बेटियां जिस तेजी से आगे बढ़ रही हैं, ये तारीफे काबिल है। ये संवाद के अंश है बालाघाट में IBC 24 द्वारा आयोजित एक जन संवाद कार्यक्रम में क्षेत्र के राजनीतिक एवं सामाजिक औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले माननीयों के और क्या कहा प्रबुद्ध जनों ने। इस वीडियो के माध्यम से देखें। सबसे पहले तो शक्ति की उपासना का पर्व चल रहा है और बालाघाट इस मामले में ज्यादा उल्लेखनीय है क्योंकि सांसद महिला, यहाँ पर विधायक महिला, नगर पालिका अध्यक्ष महिला, तो जोरदार तालियां बालाघाट के लिए भी होना चाहिए कि भाई शक्ति से गवर्न होता है बालाघाट भी। मैडम बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं चर्चा की। बालाघाट अगल बगल कान्हा और पेंच नेशनल पार्क के कारण कहीं ऐसे नहीं लगता कि ज्यादा जो टूरिज्म का जो हिस्सा है या जो एक तरह से ख्याति है वो इन दोनों इलाकों की हो जाती है, बालाघाट थोड़ा पीछे रह जाता है इस तुलना में? नहीं, ऐसा नहीं है। बालाघाट जिला और हम लोग सौभाग्यशाली लोग हैं। खासकर बालाघाट जो लोकसभा क्षेत्र है, हम बालाघाट की बात करें तो बालाघाट में कान्हा नेशनल पार्क मिल जाता है हमको, और सिवनी जो दोनों जिले इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, सिवनी में पेंच आ जाता है। ये अलग बात है कि दोनों नेशनल पार्क है तो इनकी प्रसिद्धि है, इनका नाम है, लेकिन बालाघाट भी हमारा जो है अन्य देखा जाए तो किसी चीजों में कमी नहीं है। यहाँ पर हमारे यहाँ फॉरेस्ट इतना ज्यादा है, मैग्नीज है, कॉपर है, बैनगंगा जी हमारे शहर के बीच से होके जा रही है, शहर से होती हुई जा रही है, तो किसी चीज की कमी नहीं है। आज हम धीरे धीरे बालाघाट अन्य महानगरों की तरह प्रगति कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो हम ये भी नहीं कह सकते, ये अलग बात है कि कान्हा और पेंच से हमको फायदा मिल रहा है, लेकिन बालाघाट केवल उसी नाम से जाना जाता है, ऐसा भी नहीं। अच्छा, अभी रेलवे ट्रैक का ठीक है, जो नैरो गेज से ब्रॉड गेज हुआ, लेकिन ये अभी डबल ट्रैक नहीं हुआ, तो जो जितने फ्रिक्वेंट आनी चाहिए यहाँ पे ट्रेन वैसी नहीं आ रही, कुछ जरूर शुरू हुई है। तो इसको लेके चूंकि आप सांसद हैं, आप बालाघाट का रिप्रेजेंटेशन करती हैं देश में, संसद में, तो क्या प्लानिंग है हमारे दर्शकों के जरिए बताइए। बिल्कुल, आपने सच कहा कि बालाघाट कनेक्टिविटी के मामले में हम थोड़ा सा पीछे हैं, जिसका एक कारण मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा अलग पड़ जाते हैं कोने में, और हमारे यहाँ इसीलिए विकास के क्षेत्र में और इन्वेस्टर भी नहीं आ पाए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, हम पहले नैरो गेज में थे। मैं तो धन्यवाद देना चाहती हूँ अटल बिहारी जी वाजपेयी का। जब यहाँ से सांसद प्रहलाद पटेल जी हुआ करते थे, तब नैरो गेज से हम ब्रॉड गेज में आए। इतने साल हमको यहाँ लग गए, लेकिन वो भी अटल जी की सरकार में ही संभव हो चुका। आज हम ब्रॉड गेज से डबल लाइन की बात कर रहे हैं तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण कर रहे हैं और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के कारण, और ये एक संभव भी हो पाएगा। ज्यादा दिन हमको इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसकी स्वीकृति हमको मिल चुकी है, और मुझे लगता है 3 महीने के अंदर हम इसका काम भी प्रारंभ करके टेंडर निकल के कर देंगे। बालाघाट वैसे बहुत खूबसूरत है, मैंने आज सुबह बहुत कुछ सारे इससे एक्सप्लोर भी किए, बड़ा खूबसूरत है शहर, लेकिन आपको लगता है कि ब्यूटिफिकेशन के नाम पे कुछ और किया जाना बाकी है? सेंट्रल वर्क जो है, जो रोड के डिवाइडर के बीच में होती हैं वो, और बाकी भी कुछ उस तुलना में कुछ काम और बाकी है अभी? मैंने पहले भी कहा कि हाँ, सच में अन्य शहरों को देखें तो हमारा बालाघाट थोड़ा सा रहा है, जिसका एक कारण मुझे लगता है कि नक्सल कहलाता था, नक्सल हमारे यहाँ था थोड़ा सा, तो इसलिए लोग थोड़ा सा डरते थे। लेकिन आज जब से मोदी जी आए हैं और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की बात ही नहीं करते, उस पर हम काम भी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ भी जैसे पहले वारदातें होती थी, हमारे यहाँ पर वो समय देखे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी, मंत्री को घर से निकाल के मार दिया गया था। लेकिन आज हमारे अधिकारियों के माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से हमने अंकुश लगा लिया है। छोटी मोटी जो है वो भी, जो मुझे जितनी समझ है, छत्तीसगढ़ में यदि अगर सर्चिंग होती है, हमारे यहाँ वन होने के कारण वो छुपने की दृष्टि से हमारे आते हैं, लेकिन ऐसी
बड़ी वारदात मतलब हमारे शेल्टर यहाँ के लिए आपके यहाँ आते केवल हैं। सुरक्षा की दृष्टि से वो आते हैं, छुपने हमारे यहाँ आते हैं, लेकिन ये भी धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं धन्यवाद हमारी सरकार का और हमारे अधिकारियों का देना चाहती हूँ। अच्छा, किसी भी शहर के विकास में एक बहुत बड़ा जो योगदान होता है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वहाँ कितने तरह के इंस्टीट्यूट हैं, कैसे वो रन कर रहे हैं, कितनी सुविधाएं, इसको लेके आपको सेटिस्फेक्शन है कि बालाघाट में वो सब है? नहीं, मैं इस बात की बात से सहमत हूं कि हम थोड़े पीछे चल रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे चाहे वो मेडिकल हो, किसी भी क्षेत्र में बाहर जाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो सारी सुविधाएं चाहे वो गवर्नमेंट के माध्यम से तो कम हो पाई, प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से हमारे यहाँ उपलब्ध हो रही है। और आज हमारे यहाँ का बच्चा अपने ही शहर में हर क्षेत्र में पढ़ने के लिए इच्छुक है और उसको वो सुविधा मिल रही है। थोड़े हम पीछे हैं, निश्चित तौर पर आगे हम और रहेंगे। मैं हमेशा इसी बात करती हूँ और मैंने अपने चुनाव के सामने अपना विजन भी रखा था कि हम 2-3 चीजें थी कि हम उद्योग में थोड़े पीछे हैं, हमारे यहाँ कोई बड़ा ऐसा उद्योग नहीं है तो हमारे यहाँ से पलायन ज्यादा होता है। शिक्षा के क्षेत्र में अन्य महानगरों की अपेक्षा हम थोड़े पीछे हैं, जो धीरे धीरे अब गति पकड़ते हुए हम वहां पहुंच रहे हैं। बाकी कनेक्टिविटी में भी हम थोड़े पीछे रहे हैं, चाहे वो रेल की बात कर ले हम, चाहे सड़क की बात कर ले। आपने उद्योगों का जिक्र किया, उद्योगों में बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, लैंड बैंक कितना है आपके पास, कनेक्टिविटी कैसी है, पानी की कितनी सुविधा है। मैं आज कहीं बात कर रहा था बालाघाट में, बहुत ज्यादा बालाघाट के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन किसी से बात कर रहा था तो मुझे पता लगा कि जो रेट है बालाघाट में जमीनों के वो भोपाल से भी ज्यादा है। तो निवेशक जो कोई आएगा वो अगर उसे बहुत ज्यादा एकड़ों में चाहिए होगी तो उसके तो यूं ही पसीने निकल जाएंगे, जैसे मेरी लाइट के कारण निकल रहे हैं। नहीं, आप बोल रहे हैं सही बात है, यहाँ पर अन्य शहरों की अपेक्षा रेट अधिक है, लेकिन हमारे पास बहुताया जमीन है, सरकार चाह भी रही है और धीरे धीरे इन्वेस्टर आ भी रहे हैं। मैं आपकी बात से तो हो सकता है, लेकिन मैं जो समझती हूँ कि हमारे यहाँ इन्वेस्टर ना आने का कारण केवल और केवल मैं कनेक्टिविटी मानती हूँ। हम रेल में पीछे थे, हम रोड में पीछे थे और वायु व्यवस्थाएं भी हमारे पास, चाहे कोई एयरपोर्ट नहीं है, एक महाराष्ट्र से लगा हुआ बिरसी में हमारे पास है, एक बिरवा डेवलप किसी किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, तो हमारे पास फ्लाइटें भी नहीं थी और वायु इसमें भी हम पीछे थे। लेकिन धीरे धीरे हमारी सरकार है, सरकार करना चाहती है, तो हम सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ के कनेक्टिविटी से अपने बालाघाट को जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, नेतृत्व करता है। और रही बात ओबीसी की, तो ओबीसी के लिए ओबीसी मैंने इसलिए किया कि जहां हम बैठे हैं वो सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला बाहुल्य है। क्षेत्र है, बाहुल्य क्षेत्र है। ओबीसी का भी निर्णय होगा, कोर्ट हाई कोर्ट में चल ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट के, हमको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और जो हमारा दल चाहता है, जो हमारी विचारधारा चाहती है, उसका सार्थक परिणाम आएगा, ये मुझे 1001% दावा मैं कर सकती हूँ। अच्छा, एक बात है भारतीय समाज देखिए बदल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मानसिकता भी बदल रही है लोगों की, लेकिन उसके बावजूद आज भी मैंने आप जैसे लोग जो हैं, महिलाओं के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो गिने चुने हैं जो उभर के दिखते हैं। बहुत सारे ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां यदि मान लीजिए महिला सरपंच है या महिला किसी इस तरह के जनप्रतिनिधि वाले पद में है तो अधिकतम जगह उनके हस्बैंड सारा मामला निपटाते हैं, और कई जगह तो यहां तक हमने देखा कि वो घूंघट में ही रहती हैं, उन्हें सिस्टम भी पता नहीं होता ठीक तरह से कि क्या कर रहा। तो महिला सशक्तिकरण के लिए और आपको लगता है क्या किया जाना चाहिए, अवेयरनेस उस तरह की समाज में आए, क्योंकि आप खुद एक महिला राजनेत्री हैं? बिल्कुल, आपने बड़ा एक अच्छा प्रश्न किया है। महिला सशक्तिकरण, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। कांग्रेस केवल कहती रही, लेकिन उसने इम्प्लीमेंट नहीं किया, जमीन पे नहीं उतारा। लेकिन वो प्रदेश में हो, चाहे वो पंचायत सरपंच से लेके, सरपंच से लेके जिला पंचायत, जनपद, विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को मौका देने का काम, आरक्षण की बात हम करें नहीं, बिना आरक्षण के भी मौका देने की बात भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेतृत्व ने किया है, प्रदेश नेतृत्व हो चाहे शीर्ष नेतृत्व हो। और जहां आप कह रहे हो कि महिलाएं खुद काम नहीं करती, उनके पति काम करते हैं, महिलाओं को हम मौका दे रहे हैं। आज मैं अगर आपके सामने सांसद बन के बैठी हूं तो ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के कारण, भारतीय जनता पार्टी के कारण है। मध्य प्रदेश में बालाघाट ऐसा जिला है जहां पुरुषों की अपेक्षा लिंग अनुपात में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। मुझे लगता है इसीलिए मुझे भी प्रत्याशी बनाने का कारण वो हो सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में हमने आरक्षण के अलावा महिलाओं को मौका दिया, और आज हमारी महिलाएं, जब मैं जनप्रतिनिधि बनी हूं तो मैं देखती हूँ सरपंच बहनें आती हैं, बीडीसी बहनें आती हैं, पंच बहनें आती हैं, इतना नॉलेज है। इक्का जुक्का कुछ ऐसी हो सकती है जहां जो बेचारी शिक्षा में पीछे रह गई है, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी और उस गांव में, उस पंचायत में
कि कोई उस समाज का कोई दूसरा प्रत्याशी या व्यक्ति नहीं रहा होगा तो वो नहीं, लेकिन वो भी जा तो रही है, समझ तो रही है। यही तो हमारी मंशा है, यही तो देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि महिलाएं संभालें, महिलाएं करें, और मुझे लगता है वो महिलाएं 100% कर भी रही हैं और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास भी कर रही हैं। ओबीसी के इर्द गिर्द घूम रही है और अभी हाल में ही आप ओबीसी की सदस्य भी नियुक्त हुई हैं और लकीली बालाघाट ही एकमात्र ऐसा जिला जहां सबसे ज्यादा ओबीसी की आबादी भी है। क्या अभी जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, लगातार पेशियां हो रही हैं, अब 8 अक्टूबर से वापस हियरिंग शुरू होगी, कहां पेंच फंसा था, कहां चूक हो रही थी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण नहीं मिल पा रहा था? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से 2019 में अध्यादेश लाकर कांग्रेस की सरकार के द्वारा 27% आरक्षण देने की बात करी गई, लेकिन उसको बाद में बिल लाकर, ऑर्डिनेंस लाकर वो एक्ट बना। सबसे बड़ी चीज उसमें बिल में कि उन्होंने ये दिया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए क्योंकि उनकी जनसंख्या 27% है। दूसरा बिंदु ये कि कोई भी क्वांटिफाइबल डेटा उसमें नहीं दिया गया। और जब एक्ट आया अगस्त 2019 में, उसके बाद पहली एक याचिका दीक्षित की, उसके बाद फिर शिवम गौतम की याचिका, ऐसे करते करते लगभग 40 से अधिक याचिकाएं उस एक्ट को चैलेंज करने के लिए आ गई। और इसके साथ ये समझ में आया कि जो तात्कालिक निर्णय 87-13 का निकालकर सरकार ने एक रास्ता निकाला, लेकिन मैं आपको बड़ा स्पष्ट कह देना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार प्रतिबद्ध भी है, संकल्पबद्ध भी है और चरणबद्ध तरीके से वो अपने प्रयास कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों जब 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, 24 तारीख से टॉप ऑन द टेबल करके रोज सुनवाई होना था। जो दस्तावेज हमारे पक्ष के द्वारा, सरकार के पक्ष, केंद्र की सरकार के द्वारा आर वेंकटमणि, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पी विल्सन, स्पेशल काउंसिल के मेंबर, ये सब उसमें अपीयर हुए। लेकिन वहां पर जो हमारे एंटी, जिन्होंने इस एक्ट को चैलेंज किया, विरोधी, उन्होंने अपने लिए समय मांगा है और इसको लेकर भ्रम की स्थिति भी कांग्रेस के द्वारा फैलाई जा रही है। वास्तविकता यह है कि जो पूरे दस्तावेज हम मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए वकीलों ने रखे हैं, उसमें 1983 की महाजन आयोग की रिपोर्ट से लेकर 2022 की गौरीशंकर बिसेन आयोग की रिपोर्ट तक के पूरे दस्तावेज, और उसके साथ साथ जो हमारी महू की अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, उसके भी आंकड़ों के साथ इतनी मजबूती से पक्ष रखने का प्रयास किया गया है। चूंकि समय उन्होंने मांगा है कि दे वांट टू गो थ्रू द होल रिपोर्ट्स, और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8 अक्टूबर से इसकी सुनवाई होगी। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह सकती हूँ कि हमारे मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और सरकार का पक्ष रखते हुए पूरी ताकत के साथ ये प्रयास होगा कि जो कमियां कांग्रेस के शासन के द्वारा ओबीसी आरक्षण के बिल में थी, एक्ट में थी, उसको पूरा करते हुए हम अपनी पूरी रिपोर्ट, जिस आयोग में मेरा नियुक्ति हुई है वह भी इसी पर काम कर रहे हैं कि हम भी अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिससे पूरी मजबूती के साथ, पूरे आंकड़ों के साथ हम अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर सके। और ये भावनाओं को शोकेश करने की है। और मुझे लगता है कि एक आम बालाघाटी के रूप में, यहाँ के निवासी के रूप में, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम बालाघाट की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो संभावनाएं हैं, जो यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, उनको शोकेस करें, लोगों तक पहुंचाएं। 2019 में कोविड के टाइम पे हम ये देख रहे थे, जब लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे, तो करीब 1,40,000 लेबर यहाँ माइग्रेंट होके आए जो रिकॉर्ड में थे। रिकॉर्ड के बियॉन्ड भी 2 से 2.5 लाख लोग बालाघाट लौटे, जो कहीं ना कहीं अनस्किल्ड लेबर के रूप में पूरे देश में काम कर रहे थे। और इसका कारण सिर्फ ये था कि हमारे इंडस्ट्रियाँ नहीं हैं, इंडस्ट्रियों की कमी है। और तब फिर एक इनिशिएटिव हुआ बालाघाट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक जो है इन्वेस्टर समिट हुआ और करीब 4,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ऑफर हुए, जिसमें 2,200 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट यहाँ आ भी चुके। उसमें मेरा एक इथेनॉल प्लांट भी है। और मुझे लगता है कि यहाँ काम करने के लिए परिस्थितियाँ बहुत बेहतर हैं। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है। सिर्फ इस रिसोर्स को हमको उन लोगों तक पहुँचाना है जो इन्वेस्टमेंट करने में सक्षम है।